नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं हीलर और नॉन हीलर के बीच में क्या अंतर होते हैं। वैसे देखा जाए तो अंतर काफ़ी होते हैं, पर 11 प्रमुख अंतर हैं जिसके ऊपर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। उससे हम लोग ध्यान से सुने ताकि हम कंपैरिजन कर सकें कि क्या मैं किस श्रेणी में आता हूँ, हीलर की श्रेणी में आता हूँ या नॉन हीलर की श्रेणी में आता हूँ, ताकि हम उस प्रकार से नए साल की शुरुआत हम अपनी दिशा को तय कर सकें। हीलर की पहली खासियत ये होती है कि जब ये इसके दिन की शुरुआत होती है ब्रह्म मुहूर्त में, ये सुबह 6 के पहले स्नान करेगा। स्नान के बाद योगासन, प्राणायाम, ध्यान इसके जीवन का अभिन्न अंग रहता है, जिसे पूरे 365 दिन पालन करता है। वहीं नॉन हीलर का यदि लिया जाए तो इंसान की शुरुआत 7 और 8 के बाद होती है। लेट स्नान करेगा, लेट ब्रेकफास्ट करेगा और इसके शरीर में आलस्य रहेगा, इसके सोच विचार में भी आलस्य रहेगा। दूसरा अंतर, हीलर का स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहता है। वो कभी भी किसी भी प्रकार का दवा नहीं खाता है, वो कभी भी हॉस्पिटलाइज नहीं होता है, उसे किसी प्रकार की बीमारी नहीं होती है, कोई बदन दर्द, सर दर्द ये सब तकलीफ उसे कभी भी नहीं होती है। उसका कारण होता है क्योंकि वो का खान पान जो है वो शाकाहार होता है। दूसरा, शाकाहार में भी वो रॉ डाइट को 50% रखता है और 50% कुकड फूड को रखता है। तो इस प्रकार उसके शरीर की बॉडी अल्कलाइन रहती है और उसका शरीर संपूर्ण रूप से स्वस्थ रहता है। वहीं पर नॉन हीलर की जब बात किया जाए, जंक फूड, नॉन वेज फूड, अल्कोहल, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, ये सब चीज़ें उसके लिए काफ़ी कॉमन है। चाय, कॉफ़ी, टेस्टी फूड, डिलीशियस फूड, स्पाइसी फूड उसे बेहद पसंद रहेगा, उसके बिना वो नहीं रह पाता है। तो इस प्रकार के व्यक्ति का जो शारीरिक संतुलन है, शारीरिक अवस्था है, वो हमेशा बीमार की अवस्था में रहेगा। उसे हमेशा दवा लेनी पड़ती है, शरीर में से कई प्रकार की वेदनाएं होती हैं, कई प्रकार की तकलीफ होती है। और ये हुआ नॉन हीलर्स की बातें। तीसरे पॉइंट में आते हैं, हीलर्स का पूरा दिन फुल ऑफ ग्रैटिट्यूड रहता है, फुल ऑफ पॉजिटिविटी रहता है। हर सांस में, हर स्वभाव में उसके एक आभार प्रकट रहता है। वो हर चीज़ को जब देखता है तो उसके मन में एक आभार प्रकट होता है कि ईश्वर मैं आपका आभारी हूँ कि मुझे आज सुबह नई सुबह मिली। ईश्वर मैं आपका आभारी हूँ कि मुझे वाहन मिला। ईश्वर मैं आपका आभारी हूँ कि मैं अच्छे घर में रहता हूँ। ईश्वर मैं आपका आभारी हूँ कि मुझे अच्छा परिवार मिला। वहीं पर जब नॉन हीलर की बात आती है तो दिन की शुरुआत उसकी कंप्लेनिंग से होती है। ये घर छोटा है, वाहन छोटा है, इतनी ज़्यादा ट्रैफिक है, मैं समय पे पहुंच नहीं पाता हूँ, रोज़ रोज़ वही जॉब करना। कंप्लेनिंग एटीट्यूड ये नॉन हीलर की पहचान होती है। फोर्थ पॉइंट, हीलर के पास ब्लूप्रिंट रहता है उसके जीवन का। ब्लूप्रिंट का अर्थ होता है उसके जीवन में उसे क्या क्या लक्ष्य, उसे क्या क्या पाना है, उसे वो लिस्ट डाउन रखता है। उसके पास सब कुछ रिटर्न में रहता है। 2023 में क्या करेगा, 2024 में क्या होगा, 2025 में क्या करना है। करीब अगले 30 से 40 साल को उसके पास पूरी तरह से प्लानिंग रेडी रहता है। वहीं पर नॉन हीलर के पास प्लानिंग पूरे उस दिन का भी नहीं रहता है कि उसे दिन में क्या करना है। जब वो सुबह उठता है तो जो काम उसे प्रायोरिटी पे मिला या जो काम जिसे ने बता दिया, बस वहीं तक ही उसकी सोच सीमित रहती है। वो एक हफ्ते का भी नहीं सोच पाता, एक महीने का भी नहीं सोच पाता है। और इस प्रकार के लोगों के जीवन में कोई दिशा नहीं होती है। पांचवा पॉइंट, हीलर्स की खास बात यह होती है कि जब वो कभी भी अपने जीवन की प्लानिंग करेगा तो प्लानिंग 5 एरियाज में इक्वली करता है उसे। उदाहरण के तौर पर आर्थिक रूप पे उसे कहाँ पे चाहिए, किस स्तर पे चाहिए, संबंध उसे कैसे चाहिए, रिलेशनशिप, उसके ऊपर उसकी प्लानिंग और सोच रहती है। तीसरा, उसका स्वास्थ्य कैसा चाहिए। चौथा, वो सामाजिक में क्या कार्य कर सकता है, सामाजिक तत्व। और पांचवा रहता है अध्यात्म। इन पांचों स्तर पर वो पूरी तरह से 100% उस लाइफ को अपने बैलेंस रखता है। और वहीं पर जब नॉन हीलर की बात आती है तो केवल एक ही चीज़ पर फोकस करता है, मुझे पैसा चाहिए तो मतलब किसी भी रूप में पैसा चाहिए। उसके बाद वो संबंध को इग्नोर करेगा, अपने स्वास्थ्य को इग्नोर करेगा, समाज को इग्नोर करेगा, आध्यात्म को इग्नोर करेगा। और वहाँ पे उसके जीवन की तकलीफ़ें शुरू हो जाती हैं। कई बार संबंध पे ध्यान दिया तो पैसे को इग्नोर कर दिया, फिर पैसे में उसे तकलीफ शुरू हो गई है। कभी पैसे और संबंध उसके अच्छे हैं पर उसके स्वास्थ्य पे कभी उसने ध्यान नहीं दिया तो उसका स्वास्थ्य कमजोर होने लगता है। पर पांचों आयाम पर उसका दृष्टिकोण संपूर्ण रूप से नहीं रह पाता। छठा पॉइंट, ये लोग जो हीलर्स होते हैं इनके जीवन में भी समस्याएं आ सकती हैं।
चाहे वो पैसे की समस्या हो, चाहे संबंध की समस्या हो, चाहे आरोग्य की समस्या हो, पर इनकी खास बात होती है, ये कभी भी अपने समस्याओं को अनाउंसमेंट नहीं करते, बढ़ा चढ़ा के नहीं बताते। कितना भी तकलीफ में रहें उसे झेलते हैं, कितना भी तकलीफ में रहें उसको सकारात्मक ढंग से लेते हैं, कितना भी तकलीफ रहें उसमें से ईश्वर को आभार प्रकट करते समय उसमें से नवीनतम सॉल्यूशन को ढूंढते हैं उसमें कि मैं कैसे बाहर निकल सकता हूँ। और पूरी तरह से आकलन करते हैं ये समस्या क्यों आई, कहाँ से आई, मैं इसमें से बाहर कैसे निकल सकता हूँ, और वो 100% बाहर निकल जाते हैं। और हमें पता भी नहीं चलता तो व्यक्ति इतने तकलीफ़ में था, इतने दिनों से तकलीफ़ में झेल रहा था, क्योंकि वो अपने तकलीफ़ों को भी सोचता है कि ये ईश्वर का दिया हुआ प्रसाद है, शायद मेरे अच्छे के लिए आया है वो चीज़। और वहीं पे नॉन हीलियर्स, छोटा सा सर दर्द हुआ, छोटा सा बैक पेन हुआ, शरीर में मोच आया, पूरी दुनिया को बता देंगे मुझे तकलीफ़ आ रही है, मुझे ये शरीर में वेदना हो रही है, मैं सुबह इसलिए नहीं उठ पाई, मैं दोपहर में इसलिए नहीं उठ पाई, मैं रात में इसलिए सोती हूँ। तो उसका कारण ये है कि वो उन्हें सिंपैथी चाहिए। सिंपैथी, जब इंसान की सिंपैथी और अटेंशन की जरूरत पड़ती है तब इंसान इस प्रकार का ड्रामा करना शुरू करता है। अब वो जो ड्रामा करता है तो वास्तविकता में यदि तकलीफ नहीं भी होगी तो तकलीफ का निर्माण शुरू होता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है, आकर्षण का सिद्धांत। जिस चीज़ को आप पकड़ कर रहते हो और ये सोचते हो कि ये चीज़ तो मुझे सुख दे रहा है, इससे लोग मेरी तरफ आकर्षित हो रहे हैं, इससे मेरी तरफ लोगों का ध्यान आ रहा है, और आप वो कहते रहिए कि मुझे शरीर में दर्द होती है, मैं सुबह लेट उठता हूँ, मुझे सर में दर्द रहता है, कमर में दर्द रहता है, यदि नहीं भी रहता तो अपने आप शुरू भी हो जाता फिर शरीर में। द पावर ऑफ सब कॉन्शियस माइंड। और जब लोग सहानुभूति उसे देते हैं तो आप उससे सहानुभूति वास्तव में तो आप उसकी बीमारी को और बढ़ाते हैं। उसकी जो ड्रामा करने की जो कला है वो निपुण हो जाता है, और वो ड्रामा उसकी अवस्था अंतिम श्वास तक चलते रहता है। कभी आप किसी बच्चे को देखिए खेलते हुए और वो गिर जाता है, पहले वो आगे पीछे देखेगा अपने आसपास कोई है क्या। जब देखता है कि कोई नहीं है तो अपने आप वो उठ के खेलने लगता है, और जैसे देखेगा उसके आसपास 3-4 लोग हैं, माता पिता हैं, दोस्त हैं, मित्र हैं, तब वो रोना शुरू करेगा, बताना शुरू करेगा। क्यों? क्योंकि वो ध्यान लेना चाहता है कि हाँ मुझे चोट लगी, मुझे गिर गया है। तो वो अवस्था तो बचपन की होती है जिसे बचपना समझ के हम लोग छोड़ देते हैं, पर कई लोग उस बचपना अवस्था को अपने अंतिम सांस तक ले जाते हैं। जब उनके पास किसी भी प्रकार का अचीवमेंट नहीं होता, उनके जीवन में किसी प्रकार का लक्ष्य नहीं होता, तब वो इस प्रकार के ड्रामा करने में निपुण हो जाते हैं और पूरा जीवन अपने ड्रामा में बिता देते हैं। टू टेक द अटेंशन ऑफ अदर पीपल, टू टेक द सिंपैथी ऑफ अदर पीपल। और लोग इन्हें कभी भी हीलर की श्रेणी में ला नहीं सकते। मान लीजिए कि मैं हीलर हूँ और मैं हमेशा आपको सुबह उठते कहता हूँ कि मुझे बुखार होता है, मुझे पेट में दर्द है, मुझे सर में दर्द है। आप मुझे बोलोगे टेक केयर सर, टेक केयर सर, टेक केयर सर, सहानुभूति आएगी, पर वास्तव में आप भी अपने मन में सोचेंगे जो व्यक्ति स्वयं स्वस्थ नहीं है तो मुझे क्या हीलिंग देगा, मुझे क्या ठीक करेगा। आपके मन में प्रश्न आएगा। आपके घर में कोई कार्यक्रम चलता होगा, कोई फंक्शन होगा, और आपको लगेगा कोई ऐसा व्यक्ति आपके पास घर में आना चाहिए मदद करने के लिए जो एकदम स्वस्थ हो, तो आप कभी भी मुझे नहीं बुलाओगे, क्योंकि मेरे पास हमेशा कंप्लेनिंग एटीट्यूड रहता है। तो जब इंसान कंप्लेन करता है तो न केवल वो व्यक्ति से दूर जाता है, व्यक्ति की नज़रों में भी गिर जाता है कि व्यक्ति किसी प्रकार का सक्षम नहीं है। इसलिए कंप्लेन करने की आदत छोड़िए। अपने संबंध के बारे में, अपने स्वास्थ्य के बारे में, अपने पैसे के बारे में, अपने निजी जीवन के बारे में आप किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी रूप में चर्चा करना बंद करें। नहीं करते तो हम नॉन हीलर की श्रेणी में आजीवन बने रहेंगे। 7वां, हीलर की खासियत होती है कभी भी ये एस्ट्रोलॉजर, पाल्मिस्ट इनके पास नहीं जाकर अपना भाग्य दिखता है। कहते हैं भाग्य उसके पास भी होते हैं जिनकी रेखाएं भी नहीं होती हैं, क्योंकि ये सितारे पे विश्वास नहीं करते, सितारा स्वयं बन जाते हैं। इनके पास होती है विल पावर, इनके पास होता है डिटर्मिनेशन, इनके पास होती है जिद। और जिसके पास ये 3 चीज़ हैं, आत्मविश्वास, विल पावर, डिटर्मिनेशन, तो उसे किसी भी ज्योतिष के पास, किसी भी पाल्मिस्ट के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो अपना भाग्य स्वयं लिखता है, स्वयं विजयी बनता है और विजयी बनकर दिखाता है पूरी दुनिया को। और जो कमज़ोर होते हैं वो सितारे भाग्य पे ज़्यादा विश्वास करते हैं। मैं फेल हो गया, मेरा राहु कमज़ोर था, मेरा बिजनेस खराब हुआ, मेरा गुरु कमज़ोर था, मेरा विवाह डाइवोर्स में बदल गया, मेरा चंद्र कमज़ोर था,
मैं सफल नहीं हो पा रहा हूँ, मेरा सूर्य कमज़ोर है। आपने सारी अपनी कमजोरियों को अपने सितारों पे डाल दिया। सितारे क्या करेंगे? फिर आप अंगूठी पहनेंगे, फिर आप इस प्रकार की माला पहनेंगे, फिर उस प्रकार का अनुष्ठान करेंगे, उस प्रकार की जप करेंगे, उस प्रकार की पूजा करेंगे, पर कहीं भी आप जिम्मेदारी नहीं लेंगे कि वो जो डाइवोर्स हुआ उसका कारण में था मेरा अहंकार, कि मैंने मेरे अंदर अहंकार ईगो था, इसलिए उसकी वजह से हम दो रास्ते पे चले गए। व्यापार में कभी सोचा नहीं कि व्यापार जब आपने शुरू किया तो अपने 100% बिजनेस में आपका ध्यान था ही नहीं, आपका आधा बिजनेस में ध्यान था। 11 बजे से आप ऑफिस जाते थे, शाम के 4 बजे चले आते थे, आधा टाइम आपका मोबाइल, यूट्यूब और नेटफ्लिक्स पे रहता था। कहाँ पे आपने बिजनेस पे पूरा ध्यान दिया? आपका स्वास्थ्य खराब हो रहा है क्योंकि आप जंक फूड खा रहे हैं, आप नॉन वेज खा रहे हैं, आप अल्कोहल ले रहे हैं। आपका सुबह उठने का, शाम में सोने का कोई दिनचर्या नहीं है, योगासन प्राणायाम कोई फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है, आपका स्वास्थ्य तो खराब होना स्वाभाविक है। कहाँ से उसमें कोई और सितारा उसमें गर्दिश में रहेगा? पर जब हम अपने गलतियों को जिम्मेदारी किसी और पे डाल देते हैं तो वहाँ पे एक चीज़ तो निश्चित होता है, भाग्य बदले न बदले आप कभी बदल नहीं सकते। क्योंकि जो व्यक्ति जिम्मेदारी लेता, एक्सेप्ट नहीं करता अपने कमियों को, अपने गलतियों को, उसको दोहराने की प्रवृत्ति होती ही है और दोहराया जाता ही है। तो यदि कोई बच्चा 10th में फेल हो गया, 12th में फेल हो गया, उसके पेरेंट्स कहते हैं कि बेटा कोई बात नहीं, ये सब सितारे बराबर नहीं थे, गुरु और बृहस्पति, आपका गुरु बराबर नहीं चल रहा था, कमज़ोर था, तो बच्चा फिर से वही गलती करा, 12th में भी फेल होगा और फिर भी अपने पिताजी से खुद ही कह देगा, पिताजी मेरा बृहस्पति कमज़ोर है, गुरु कमज़ोर है, इसलिए मैं फेल हो गया। पर अगर वो कहता था कि मेरा जिस सब्जेक्ट को मैंने चुना था वो सब्जेक्ट मेरा पैशन नहीं था, उसमें मेरी एकाग्रता नहीं थी, मेरी स्मरण शक्ति बराबर नहीं थी, मैं केवल परीक्षा के समय पे ही थोड़ा बहुत किताब खोलता था, पूरे साल में किताब भी नहीं खोलता था, तो शायद वो सुधर जाता था। अपनी गलतियों को जब इंसान स्वीकार करता है तो उसके अंदर परिवर्तन होता है, तब उसके अंदर परिवर्तन नहीं हो पाता है। 8वां पॉइंट, हीलर्स की खास बात होती है कि हीलर्स अपने समय का उपयोग 100% करता है, 100% करता है। ये बिल्कुल भी टीवी हो, नेटफ्लिक्स हो, यूट्यूब हो, सोशल मीडिया हो, उसके ऊपर इसका स्क्रीन टाइम 60 मिनट से कम होता है, 1 घंटे से कम होता है। हर व्यक्ति जीवन जीता है पर उसने उस चीज़ को महत्व अपने जीवन में कितना रखा है, तो लेस देन 60 मिनट्स। अभी तो स्मार्ट वॉच का टाइम, स्मार्ट वॉच का समय चल रहा है कि आप अपना व्हाट्सएप का मैसेज वॉशरूम में बैठकर भी दे सकें, तो फिर आप स्मार्ट वॉच लगाएंगे। रात को सोते समय भी स्मार्ट वॉच देखते हैं, चलते समय कितना चला। आपका स्क्रीन टाइम अगर 60 मिनट से ज़्यादा जाता है, अगर आपका समय नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, टीवी, भजन, सत्संग, कीर्तन, मूवीज़ में जाता है, आप नॉन हीलर की श्रेणी में हो। समय का सबसे ज़्यादा दुरुपयोग इन नॉन हीलर्स ही करते हैं। 24 घंटा सबके पास रहता है, एक गरीब मजदूर के पास भी और एक बिलियनियर मिलियनियर के पास भी। फ़र्क सिर्फ इतना है कि 24 घंटे का उपयोग जो उच्च प्रांतीय व्यक्ति है उसको अच्छे ढंग से करता है, सदुपयोग करता है, जो छोटा व्यक्ति है उसका दुरुपयोग करता है। छोटा व्यक्ति कौन होता है? जिसकी मानसिकता छोटी है, जिसके अंदर आलस्य होता है, जिसके अंदर प्रमाद होता है। वो सोचता है मैं अपने जीवन को एंजॉय कर रहा हूँ। एक्चुअली एंजॉय को नहीं कहते, इसे कहते हैं बर्बाद करना। क्या मिलता है हमें यूट्यूब के ऊपर या सोशल मीडिया पर? अगर हम आपसे पूछा जाए कि 3 दिन पहले आपने कौन सा यूट्यूब पे कौन सा एपिसोड देखा था या कौन सी मूवी देखी थी, शायद आपको याद भी नहीं होगा। याद इसलिए नहीं होगा क्योंकि हमने उस चीज़ को अमल में लाया नहीं। अगर कोई अच्छी चीज़ देखो तो शायद उसको अमल में लाया नहीं। पर हम अपना प्रवचन में ज्ञान की बातों लेने में हम लोग तत्पर थे, पर किसी चीज़ को लिखो और उसको अमल में लाओ कि हाँ यस आई हैव मेड दिस कमिटमेंट, तब समझ में आता कि हाँ आपने उस चीज़ का सदुपयोग किया। और ये चीज़ का फ़ायदा तमाम लोग उठाते हैं। रील्स निकालेंगे आपको आकर्षित करने के लिए, फिर उसके बाद चमत्कार अगले 5 मिनट में ऐसे कुछ रील्स, भाग्य बदल देगा, आप इस वीडियो को न छोड़ें, लास्ट मिनट तक देखते रहें। आप वन बाय वन
पूरा दिन आपका यूट्यूब और सोशल मीडिया पे चलेगा, क्योंकि ये हर इंसान की मानसिकता सामने वाला यूट्यूबर समझ चुका है, फेसबुक वाले समझ चुके हैं, तभी फेसबुक फ्री है, इंस्टाग्राम फ्री है, ट्विटर फ्री है। जब कोई चीज़ फ्री में दी जाती है तो जो लेने वाला व्यक्ति होता है, यूज़र, वो नॉन हीलर टाइप का आदमी, उसके पास पता है कि वो उसको टाइम अपना वेस्ट कर रहा है, और जो उसको प्रमोट कर रहा है उसकी प्रगति हो रही है, उसकी बढ़त हो रही है, जो हमें समझ में नहीं आता। उसका बिजनेस चल रहा है, उसने अपना दुकान खोला है, पर हम अपना दुकान बंद करके, हम अपना शटर बंद करके हम उसका दुकान का ग्राहक बन जाते हैं। नेक्स्ट 9th पार्ट आता है हीलर्स के बारे में। हीलर्स जो भी काम करता है, जो भी, वो 100% नॉन कंडीशनल, अनकंडीशनल लेवल पे ही काम करेगा। मतलब वो किसी से अपेक्षा नहीं करेगा कि मैं क्या मदद कर रहा हूँ, क्यों मदद कर रहा हूँ। बल्कि नॉन हीलर्स की जब बात किया जाए तो नॉन हीलर्स हर चीज़ का हिसाब रखेगा। मैंने आपको कब मदद किया, किस समय मदद किया, किस रूप में मदद किया। जब वो हर चीज़ का हिसाब रखता है तब वो अपेक्षा रखता है। वास्तव में अपेक्षा क्यों रखता है? अपेक्षा रखता है आप भी आप उसकी तरह मदद करो या उससे ज़्यादा मदद करो। एक कपल हमारे सेंटर में आया कि सर, मैं जिस लड़की से प्रेम किया करता था 3 साल से, अब उसका विवाह किसी और से हो गया है। मैं ध्यान से उसकी बातें सुन रहा था। अगला प्रश्न मैंने पूछा कि आपको इस बात का दुख क्यों हो रहा है कि वो दूसरे से विवाह कर लिया है। उसने कहा कि सर, मैंने उसके पीछे बहुत खर्च किया। मैंने कहा क्या खर्च किया आपने? व्हाट एक्सपेंसेस यू डिड? तो उसने कहा कि जब भी 14 फरवरी आता था, वैलेंटाइन डे, तो मैं गोल्ड चेन लेता था, गोल्ड ब्रेसलेट लेता था उसके लिए। समर वेकेशन होता तो मैं उसको यहाँ पे दार्जिलिंग ले जाता था, यहाँ पे घुमाने ले जाता था, बड़े बड़े शहरों में 5 स्टार होटलों में रहता था मैं। और क्या किया? फिर मैंने उसके लिए स्मार्ट वॉच लेके दिया, आईफोन लेके दिया। और क्या करते थे? और सर, मैंने अपने ऑफिस से लीव लेकर मैंने ये ड्रेसिंग की शॉपिंग कराई, उस मॉल से शॉपिंग कराई। मैंने कभी किसी चीज़ में मना नहीं किया। इतना तो कोई नहीं करता है, पर मैंने किया। एक बार तो मेरे पास पैसे ख़त्म हुआ तो मैंने क्रेडिट कार्ड से दिया, और क्रेडिट कार्ड ईएमआई, लोन ईएमआई मैं अभी तक भर रहा हूँ। मैं कहा फिर आपने इन्वेस्टमेंट किया, एक्सपेंसेस किया? तो उसने कहा एक्सपेंसेस किया, इन्वेस्टमेंट नहीं था, एक्सपेंसेस था, खर्च था मेरा, मैंने खर्च किया। मैं कहा जहाँ पे आप खर्च करते हो तो वो प्रोडक्ट खरीदा जाता है। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि आप उसमें डाल रहे हैं पर उससे अपेक्षा कुछ नहीं कर रहे हैं। बच्चों को जब हम लोग पढ़ाते हैं, स्कूल में भेजते हैं, तो दैट इज़ एन इन्वेस्टमेंट। जब आप कोई राशन, चावल, दाल घर में लेकर आते हैं, दैट इज़ इन्वेस्टमेंट ऑन योर फूड। आपके शरीर के लिए इन्वेस्टमेंट है, वो एक्सपेंसेस में नहीं गिना जाता है। तो जब आपने इतना हिसाब रखा है कि आपने उसे इतने सारी चीज़ें उस लड़की को दिया है, तो जाहिर है कि वो प्रोडक्ट बेचने वाले के पास नहीं रहेगी, प्रोडक्ट खरीदने वाले के पास नहीं रहेगी। इसलिए उसको विवाह किसी और से हुआ है। आप जब हिसाब रखते हैं किसी को कोई मदद करने का, तो आप नॉन हीलर की कैटेगरी में आ गए। इसीलिए पहले कहा जाता था कि अच्छा कर्म करो और कुएं में डाल। क्योंकि आप जब अपेक्षा करते हो तो आपके अंदर आनंद चीज़ का आता ही नहीं है। जब हम लोग वृद्धाश्रम में या अनाथाश्रम में या किसी दिव्यांग आश्रम में आप जाते हो, तो अगर आप इस हेतु से जाते हो कि वहाँ पे जाने के बाद जो मैं तस्वीर निकाल रहा हूँ, जो मैं चीज़ें दे रहा हूँ, उससे लोग मुझे, मेरी समाज में मेरी बढ़ोतरी होगी, लोग मुझे काफ़ी अलग सम्मान से देखेंगे, मेरा CSR वैल्यू काफ़ी बढ़ जाएगा, मुझे टैक्स में काफ़ी रिबेट मिलेगा, तो आपने सोशल वर्क कभी किया नहीं, कभी सोशल वर्क को समझा भी नहीं, सोशल वर्क किससे कहते हैं। और जब आप इस भाव से जाओ कि मेरे साथ और भी लोग जुड़े, इसलिए मैं साथ में चल रहा हूँ, मैं इसका प्रचार कर रहा हूँ, इसलिए मैं तस्वीर ले रहा हूँ, और मदद इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरा परम कर्तव्य है, तो आपको जो आनंद मिलेगा वो आनंद परमार्थ उसे कहते हैं। परमार्थ, जिसकी तुलना किसी भी चीज़ से नहीं कर सकते। तो जो हीलर व्यक्ति होता है अपने आय का 10% सबसे पहले निकालकर सामाजिक कार्य में लगाएगा।
10%, वो भी बिना किसी अपेक्षा के। यहाँ तक कि वहाँ से जो रिसीट भी आता है, उस रिसीट को भी कभी वो ATG का क्लेम नहीं करेगा, टैक्स बेनिफिट के लिए भी क्लेम नहीं करेगा, क्योंकि उसके अंदर का भाव ही रहता है कि मैं अपना जिम्मेदारी को निभा रहा हूँ। कभी आपने सुना है कि आपको स्कूल के बच्चों को आपको फ़ीस का रिसीट आपने स्कूल से मांगा, उस रिसीट को लेकर आपने अपने CA के पास गए, कहा कि मुझे इसका टैक्स बेनिफिट मिल सकता है या नहीं? तो फिर आप जब अनाथ बच्चों को कोई मदद करते हैं तो आप वो रिसीट से ATG क्यों लगाते हैं, टैक्स बेनिफिट क्यों लेते हैं सरकार से? लोग तो, कुछ लोग तो इनकम टैक्स जो भरते हैं उसको भी वो लोग सोचते हैं मैं चैरिटी कर रहा हूँ, सरकार को चैरिटी दे रहा हूँ। वो भूल जाते हैं जिस रास्ते पे चल रहे हो सरकार ने बनाया, जो बिजली का उपयोग करते हैं स्ट्रीट लाइट को सरकार ने बनाया, जो ब्रिज में आप चढ़ते हो सरकार ने दिया है, जो ट्रेन में आप चलते हैं वो सरकार ने दिया है। तो सोचते इनकम टैक्स में भर रहा हूँ तो मैं सरकार के लिए चैरिटी कर रहा हूँ, देश के लिए चैरिटी कर रहा हूँ। गलतफहमी में जीते हैं नॉन हीलर्स। टेंथ पॉइंट हीलर्स के बारे में। हीलर्स जिस क्षेत्र में भी रहते हैं, इन एनी फील्ड इन विच एवर दे आर, दे विल बी ऑलवेज बी नंबर 1, दे विल नेवर कॉम्प्रोमाइज टू बी नंबर 2। किसी भी व्यापार में हो, चाहे किसी भी नौकरी में हो, चाहे स्पोर्ट्स में हो, चाहे पॉलिटिक्स में हो, चाहे वो फैशन इंडस्ट्री है, चाहे सेलिब्रिटी है, दे विल ऑलवेज बी नंबर 1। हीलर्स आर नंबर 1। मैं लास्ट में आपको बताता हूँ, मैं जो हीलर्स नॉन हीलर्स को बता रहा हूँ इसका रियल डेफिनेशन क्या है, क्योंकि अभी तक आपके दिमाग में चल रहा हीलर्स का मतलब वो जो हीलिंग करते हो, जिन्होंने सिंबल सीखा है, जिन्होंने सर्टिफिकेट पाया है, उनको हीलर्स कहते हैं। नहीं, हीलर्स की परिभाषा कुछ और है, मैं आपको लास्ट में बताता हूँ पूरे 11 सिम्टम होने के बाद। तो ये लोग हमेशा नंबर 1 के क्षेत्र में, नंबर 1 अपने क्षेत्र में बने रहते हैं। बल्कि जो नॉन हीलर्स होते हैं, नॉन हीलर्स वो होते हैं जिनके लिए बस सुबह इन्हें खाने भर के लिए पेट भर मिल जाए खाना, मैंने भर कितनी सैलरी मिल जाए, किनके ऑफिस से किनका घर का हफ्ता निकल जाए, गाड़ी का EMI निकल जाए, कुछ पैसे की सेविंग हो जाए म्यूचुअल फंड के लिए, इंश्योरेंस के लिए, ताकि बुढ़ापे में इनको कुछ पेंशन मिल सके, कुछ पैसा अधिक और किसी सोर्स से आ जाए ताकि अपना सेकंड प्रॉपर्टी ले सकें एज अ पैसिव सोर्स ऑफ इनकम। बस यहाँ पे इनका जीवन समाप्त, इनके लक्ष्य समाप्त। फॉरेन टूर हो गए, बच्चे सेटल हो गए, बच्चों की शादी हो गई, अब इनके जीवन में कोई दूसरा लक्ष्य नहीं रह गया। ये हुए नॉन हीलर्स। पर जो हीलर होता है, जब तक उसे नंबर 1 का श्रेणी मिलता नहीं तब तक वो संघर्ष करते रहेगा, अपने परिश्रम करते रहेगा उस चीज़ में, हर परिस्थिति में आगे बढ़ते रहेगा, वो पीछे नहीं हटेगा और नंबर 1 श्रेणी में पहुंचता ही है। हीलर नंबर 1 तक पहुंचता ही। यदि वो हीलिंग के क्षेत्र में, तो हीलिंग में वो इंडिया में नंबर 1 होगा ही। Will be the India's biggest and the first healer. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 11वां नंबर। हीलर्स से खास बात होती है कि हीलर्स के अंदर लॉयल्टी अपने परिवार से और अपने कंपनी से, अपने समाज के प्रति 101% रहता है। लॉयल्टी, ही इज़ अ ट्रस्ट वर्दी पर्सन, ही इज़ अ पर्सन हु इज़ सिंसियर, डेडिकेटेड, न केवल अपने काम में बल्कि जिनके साथ भी वो डील कर रहा है, जिनके साथ भी रह रहा है, पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन कर रहा है। उससे ज़्यादा लॉयल, ट्रस्टवर्दी इंसान, ट्रांसपेरेंट इंसान नहीं होगा जो हीलर होता है। और जो नॉन हीलर्स होते हैं, कमिटमेंट तो छोड़ दीजिए, सुबह कमिटमेंट देंगे, शाम में तोड़ देंगे। झूठ ऐसा बोलेंगे कि आपकी आंखों में देखेंगे और आपसे झूठ बोलेंगे। लॉयल्टी की तो बात ही छोड़ दीजिए, आज जिस कंपनी में और जिस कंपनी में बैठेंगे उसी कंपनी के PC से, लैपटॉप से किसी दूसरे कंपनी में अप्लाई करेंगे। परिवार में रहेंगे और नज़र किसी और व्यक्ति पर रखेंगे। तो इनसे कोई ज़्यादा अपेक्षा आप नहीं कर सकते। और ये नॉन हीलर्स, नॉन कमिटेड, डिसलॉयल क्यों रहते हैं? उसका एक प्रमुख कारण होता है क्योंकि अपने साथ ही कमिटेड नहीं रहते। ये कहते हैं मुझे सुबह 6 बजे उठना है, 7-8 बजे उठते हैं, अलार्म बंद करके सो जाते हैं, खुद के साथ कमिटमेंट नहीं है।
खुद के साथ रेजोल्यूशन लेंगे कि मुझे आइसक्रीम छोड़ना है, मुझे स्वीट छोड़ना है, मुझे योगा करना है, मुझे जिम जाना है, मुझे साइकिलिंग करना है। न्यू ईयर से खुद ही 2 दिन के बाद छोड़ेंगे। दे आर नॉन कमिटेड टू देमसेल्फ, वो खुद के साथ ही कमिटमेंट नहीं रहता उनका। हाँ, बताएंगे नहीं आपको कि मैं नॉन कमिटेड हूँ। दे विल प्रिटेंड कि आई एम द वर्ल्ड्स मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन ऑन दिस प्लैनेट, पर अपना कमिटमेंट स्वयं तोड़ते रहते हैं। जब अपना कमिटमेंट स्वयं तोड़ देते हैं तो जाहिर आपके लिए फिर कमिटेड होने का कोई प्रश्न नहीं उठता। आपसे पैसा लेंगे, समय पे वापस नहीं देंगे, आपको कोई समय देंगे कि मैं 3 साढ़े 3 तक पहुंचता, वो पहुंचेंगे भी नहीं उस दिन भी कोई स्टोरी बताएंगे। तो ये हो गए हीलर्स नॉन हीलर्स के 11 डिफरेंसेस, इनकी अलग अलग पहचान क्या होती है। अब मैंने आपसे कहा था जो चीज़ मैं आपको पहले ही बता सकता था, हीलर्स और नॉन हीलर्स, जो मैं इतने देर से बता रहा हूँ, हीलर्स कौन है, नॉन हीलर्स कौन होते हैं। हीलर्स वो होते हैं कि जिसके जीवन में पर्पस ऑफ द लाइफ क्लियर हो, लक्ष्य क्लियर होता है, वो हीलर्स हुए। और उस लक्ष्य को पाने के लिए वो करता है, और वो लक्ष्य जो रहता है वो देश और समाज से केंद्रित होता है, ये हुए हीलर्स। ये अपने लिए से ज़्यादा सबसे पहले प्रमुख रखते हैं देश को, समाज को, उसकी प्रगति को, उसके उत्थान को, ये हुए हीलर्स। हम गलतफहमी में रहते हैं, हीलर्स का मतलब वो होता है जिसने वो रेकी हीलिंग सीखा है, लामा फेरा हीलिंग सीखा है, प्राणिक हीलिंग सीखा है, थीटा हीलिंग सीखा है, शामनिक हीलिंग सीखा है। नो, दे आर नॉट हीलर्स। यू कैन नॉट पुट देम इनटू द हीलर कैटेगरी। हीलिंग का काम कर सकते हैं किसी व्यक्ति को मदद करके, पर क्या ये 11 क्वालिटीज़ के अंदर है? यदि है तो वो हीलर की श्रेणी में आते हैं, यदि नहीं है तो इवन दो दे आर नोन एज सर्टिफाइड, जो 10-20 रुपीज़ की जो सर्टिफिकेट होती है प्रिंट आउट की, वो लगाकर अपने ऑफिस या घर में जो लगाते हैं, उससे हीलर कोई इंसान बन नहीं जाता है। तो यदि आप समझते हैं कि मैं हीलर हूँ, तो हीलर मतलब क्या आपके पास इस हिंदुस्तान का ब्लूप्रिंट आपके पास है क्या? आप क्या करना चाहते हैं और क्यों करना चाहते हैं? यदि 2 चीज़ आपको उत्तर समझ में आ गया तो आपका नया जन्म शुरू हुआ। एक बार इंसान जन्म लेता है, उसकी तारीख उसे पता रहती है, और एक इंसान जन्म लेता है तो मैं क्यों जन्म लिया ये उसे अगर पता चल गया तो समझ लेना उसका जन्म सचमुच हो गया। अभी पहले वो फिजिकल बॉडी में आया था और अब वो एक डिवाइन बॉडी में आया है, और डिवाइन बॉडी को हीलर्स कहा जाता है। और ऐसे हीलर्स ही अभी तक इस पृथ्वी को चला रहे हैं और चलाते रहेंगे। भले इनकी संख्या कम होगी, 5%, 10%, पर आज जहाँ पर भी देश प्रगति कर रहा है या विश्व प्रगति कर रहा है तो सिर्फ ये हीलर के कंधों पर। और ये जो नॉन हीलर्स होते हैं, ये ऑडियंस रहते हैं, ये ऑडियंस लोअर लेवल पे काम करते हैं। इनका भी एक श्रेणी होता है, इनकी भी एक भूमिका होती है, पर इनके जीवन में प्रगति नहीं हो पाती। ये लोग कभी भी हीलर कैटेगरी में पहुंच नहीं पाते जब तक वो 11 डिफरेंसेस इन्होंने स्वयं उसे पूरी तरह से निकाल ना दी, तब तक। तो नए साल की जब हमारी शुरुआत हो रही है तो ये प्रयत्न करें कि क्या मैं नॉन हीलर हूँ, यदि हूँ तो मैं हीलर कैसे बन सकता हूँ, यदि मैं हीलर हूँ तो और भी अपनी चीज़ों को स्ट्रांग कैसे बना सकता हूँ, मजबूत कैसे बना सकता हूँ। इसी के साथ इस वीडियो को मैं समापन करता हूँ। अगले वीडियो के साथ मैं आपसे फिर मिलूँगा। तब तक के लिए जय हिंद।